विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फिलिस्तीन के बिगड़ते हालात की खबर के साथ। जॉर्डन की चेतावनी, बारूद के ढेर पर बैठा है फिलिस्तीन, शुरू हो सकता है इंतफाज़ा। आंतरिक संकट का सामना कर रहे जॉर्डन के राजा अब्दुल्लाह ने फिलिस्तीन के चिंताजनक हालात को लेकर चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यहाँ किसी भी वक्त नया इंतफाज़ा शुरू हो सकता है। अमेरिका के CNN के साथ बातचीत करते हुए जॉर्डन नरेश ने कहा कि हमें फिलिस्तीन को लेकर गंभीरता दिखानी होगी। हालात बहुत गंभीर हैं, किसी भी समय इंतफाज़ा शुरू हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। ये बात ना तो फिलिस्तीन के हक़ में होगी और ना ही इसराइल को इससे कुछ हासिल होगा। कुद्स के यहूदीकरण और अवैध आवासीय इकाइयां बनाए जाने के मुद्दे पर बात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि कुद्स को राजनीति का अड्डा ना बनाया जाए। अगर कुद्स पर नियंत्रण की साजिशों को फ़ौरन ना रोका गया तो इलाके के हालात बेहद ख़तरनाक होंगे और हम किसी भी साजिश का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। गौरतलब है कि एक बार फिर इसराइल की सत्ता में वापसी करने वाले नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि वह अवैध आवासीय इकाइयों के निर्माण में तेज़ी लाएंगे। नेतन्याहू ने कहा कि हमारी कैबिनेट की योजना है कि हम अल जलील, नक़ब, गोलान, यहूदा और अस-सामरा में यहूदी बस्तियों का निर्माण करते हुए वहां यहूदियों की मौजूदगी को और मजबूत और संगठित करेंगे। वहीं कुद्स के मैनेजमेंट को लेकर चिंता जताते हुए अब्दुल्लाह ने कहा कि इसराइल में कुछ लोग हैं जो कुद्स में मौजूद ईसाई और मुस्लिम पवित्र स्थलों के मैनेजमेंट में बदलाव की साजिशें कर रहे हैं। वो इलाके को एक नए संकट में डालना चाहते हैं। अगर वो हमारे साथ कोई नया मोर्चा खोलना चाहते हैं तो इसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। बताते चलें कि इसराइल के कार्यकारी युद्ध मंत्री बेनी गांट्स ने भी इलाके के विस्फोटक हालात के बारे में बात करते हुए कहा था कि नेतन्याहू की वापसी के साथ ही इलाके में संघर्ष की संभावना बढ़ गई है। अगली खबर में बात करेंगे ईरान और सऊदी अरब के बीच होने वाली वार्ता के बारे में। ईरान और सऊदी अरब को वार्ता की मेज़ पर लाने की कोशिशों में लगा इराक। सऊदी अरब और ईरान के रिश्तों में पिछले काफ़ी समय से तनाव अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। ईरान के खिलाफ सऊदी अरब की बयानबाजी से अलग सऊदी सरकार के बजट पर चलने वाले मीडिया समूह भी ईरान विरोधी एजेंडे में आगे आगे हैं, जिसका एक नमूना ईरान में हुए हालिया विरोध प्रदर्शनों को ईरान इंटरनेशनल जैसे सऊदी प्रायोजित चैनलों ने खूब प्रचारित किया और विरोध की आग को हवा दी। ईरान और सऊदी अरब के बीच बढ़ते तनाव के दौरान दोनों देशों के रिश्ते सुधारने के लिए बगदाद वार्ता भी होती रही। अब इराक ने फिर से दोनों देशों को वार्ता की मेज़ पर लाने और तनाव को कम करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। इराक के एक सीनियर ऑफिसर ने अल अरबी अल जदीद के साथ बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया सूदानी ने विदेश मंत्री फवाद हुसैन को आदेश देते हुए कहा कि वो ईरान और सऊदी अरब के रिश्तों को फिर से बहाल करने के लिए मध्यस्थता करें और दोनों देशों को वार्ता की मेज़ पर लाने की कोशिश करें। इराक के इस वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इससे पहले बगदाद वार्ता में ईरान और सऊदी अरब के बीच तय हुई बातचीत और दोनों देशों के बीच पाए जाने वाले मतभेद के बारे में प्रधानमंत्री को बता दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार जॉर्डन में हुई बगदाद वार्ता से वापसी के फ़ौरन बाद प्रधानमंत्री ने इराक विदेश मंत्रालय को आदेश देते हुए कहा है कि वो ईरान और सऊदी अरब के बीच वार्ता के लिए प्रयास शुरू करें। गौरतलब है कि इराक अप्रैल 2021 से ही सऊदी अरब और ईरान के बीच वार्ता का मेज़बान रहा है। तेहरान और रियाद के बीच बगदाद में 5 दौर की वार्ता हो चुकी है। दोनों देशों के बीच आखिरी वार्ता इसी साल अप्रैल में हुई थी। अगली खबर में बात करेंगे उज़्बेकिस्तान में बच्चों की मौत से भारतीय दवा कंपनी के कनेक्शन की। भारतीय दवा कंपनी पर आफत, अब उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत। भारतीय दवा कंपनी पर एक बार फिर विवादों का साया पड़ रहा है। अब उज़्बेकिस्तान में भारतीय कंपनी के बनाए गए कफ सिरप पीने के नतीजे में 18 बच्चों के मरने की खबर आई है। उज़्बेकिस्तान ने दावा किया है कि भारत में बनी कफ सिरप पीने की वजह से 18 बच्चों की मौत हो गई। उज़्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मरने वाले 18 बच्चों ने कफ सिरप डोक 1 मैक्स का सेवन किया था। ये दवा नोएडा स्थित मेरियन बायोटेक द्वारा बनाई जाती है। उज़्बेक मंत्रालय ने कहा कि सिरप के एक बैच के लैब टेस्ट में इथाइलिन ग्लाइकोल मिला है, जो कि एक जहरीला पदार्थ है। मंत्रालय ने कहा कि अस्पताल में भर्ती कराए जाने से पहले बच्चों को 2 से 7 दिनों तक ये सिरप दी गई। सिरप की खुराक
एक दिन में 3 से 4 बार 2.5 से 5 ml तक दी गई, जो कि मानक खुराक से ज़्यादा है। बयान में कहा गया है कि 18 बच्चों की मौत के बाद देश की सभी फार्मेसियों से डोक 1 मैक्स टैबलेट और सिरप हटा लिए गए हैं। इसके साथ ही 7 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि वो समय पर स्थिति को नहीं संभाल पाए और ज़रूरी कदम उठाने में भी नाकाम रहे। भारत सरकार ने उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत को नोएडा स्थित दवा निर्माता कंपनी के सिरप से जोड़ने के दावे के बाद जांच शुरू कर दी है। सेंट्रल ड्रग्स रेगुलेटरी टीम ने उत्तर प्रदेश ड्रग्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी से संपर्क किया है, ताकि दवा कंपनी के खिलाफ जांच शुरू की जा सके। ये भी पता चला है कि केंद्र और राज्य की ड्रग्स रेगुलेटरी टीमें ज्वाइंट इंक्वायरी करेंगी। फार्मा कंपनी ने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कफ सिरप के सैंपल लिए गए हैं और हम टेस्ट रिपोर्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही कहा गया है कि सिरप की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को टेस्ट रिपोर्ट आने तक रोक दिया गया है। वहीं इस मामले पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि वो उज़्बेकिस्तान में कफ सिरप के सेवन से 18 बच्चों की मौत के मामले में आगे की जांच में सहायता करने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि इससे पहले अक्टूबर में अफ्रीकी देश गाम्बिया में भारत में निर्मित कफ सिरप से 60 से अधिक बच्चों की मौत का मामला सामने आया था। गाम्बिया में हुई इस घटना के बाद भारतीय सरकार ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया था, लेकिन अभी तक भारतीय कंपनी के कफ सिरप से बच्चों की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। अगली खबर में बात होगी ओमान संसद के एक ऐतिहासिक फैसले की। ओमान का बड़ा फैसला, अब इसराइल से कोई भी रिश्ता रखना होगा अपराध। अरब जगत के एक महत्वपूर्ण देश ओमान ने इसराइल के साथ किसी भी प्रकार के रिश्तों को अपराध घोषित करते हुए मुस्लिम दुनिया से इसराइल के खिलाफ प्रतिबंध कड़े करने की मांग की है। ओमान पार्लियामेंट के उपसभापति याकूब अल हारिसी ने कहा कि अब भी इस कानून के तहत ज़ायोनी शासन के साथ किसी भी तरह की बातचीत पर पाबंदी है, चाहे ये राबता आम नागरिकों के माध्यम से हो या कानूनी संस्थाओं के जरिए। याकूब अल हारिसी ने कहा कि संसद में रखे गए प्रस्ताव में इसराइल के साथ रिश्तों को अपराध घोषित करने के साथ ही इसका दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है। बता दें कि इससे पहले इसराइल के साथ अरब देशों के संबंधों के सामान्यीकरण का दौर सितंबर 2020 में शुरू हुआ था। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान 4 मुस्लिम देश थे जिन्होंने 2020 के अंत में ज़ायोनी शासन के साथ अपने रिश्तों को सार्वजनिक करने की घोषणा करते हुए अब्राहम समझौते पर दस्तखत किए थे। गौरतलब है कि इसराइल के साथ रिश्तों को अपराध घोषित करने वाला ओमान इन देशों के इसराइल से रिश्ते सार्वजनिक होने से पहले ही तल अवीव के साथ अच्छे रिश्ते रखता है। अक्टूबर 2018 में इसराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ओमान की यात्रा की थी। उस वक्त ओमान ने पूरी दुनिया और ख़ासकर अरब मुल्कों को चौंकाते हुए मगरबी एशियाई देशों से कहा था कि इसराइल भी हमारे इलाके में मौजूद एक देश है और हम सबको इसे कबूल करना ही होगा। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा था कि अब वक्त आ गया है जब इलाके में इसराइल को भी वही दर्जा मिले जो दूसरे मुल्कों को मिला हुआ है और ख़ुद इसराइल भी वही जिम्मेदारियां निभाएं जो दूसरे देश निभा रहे हैं। बताते चलें कि हाल ही में इराक ने इसराइल के साथ किसी भी तरह का रिश्ता रखने को अपराध घोषित किया था। इराकी संसद ने इसराइल के साथ हर तरह के संबंध तोड़ने का ऐलान करते हुए एक विधेयक पारित किया, जिसमें इसराइल के साथ कारोबार सहित किसी भी तरह के रिश्ते रखने को अपराध घोषित किया गया है। इस कानून का उल्लंघन करने पर मौत या उम्र कैद की सज़ा तय की गई है। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश, दुनिया, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहें।